तारीख था 7 दिसंबर 1941। जापान एक सीक्रेट अटैक कर देता है यूएस नेवी के एक बेस के ऊपर। इस अटैक में अमेरिका को एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। पर जापान अमेरिका जैसे एक पावरफुल देश के ऊपर अटैक क्यों करता है और डोरिस मिलर नामक एक शेफ को क्यों यूएस नेवी का सबसे बड़ा अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और आखिर क्यों अमेरिका जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करता है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1941 से। वर्ल्ड वार 2 का टाइम चल रहा था और अमेरिका चाइना को अपना पूरा सपोर्ट कर रहा था। वर्ल्ड वार 2 में दो अलायंसेस बन चुके थे। एक तरफ था इटली और जर्मनी, दूसरी तरफ थे फ्रांस, नीदरलैंड और ब्रिटेन। अमेरिका इस समय तक वर्ल्ड वार 2 में एंटर नहीं किया था और वो एक न्यूट्रल कंट्री था। पर जापान चाइना में कुछ ना कुछ हरकतें करके अमेरिका को पोक किए जा रहा था। दरअसल जापान में नेचुरल रिसोर्सेज कम थे, इसलिए वो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को अटैक कर रहा था और उनके नेचुरल रिसोर्सेज को कब्जा कर रहा था। जापान की ये पॉलिसी अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उसके साथ वाले देशों को भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। जापान उस समय तक चाइना में कब्जा कर चुका था और उसका नेक्स्ट टारगेट में थे मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस। उस समय पर मलेशिया एक ब्रिटिश कॉलोनी, इंडोनेशिया नीदरलैंड की कॉलोनी और फिलीपींस में यूएस कॉलोनी रहती थी। ये सारे देश जापान को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उस टाइम पे जापान हिटलर के साथ होता था। जापान का 80% ऑयल अमेरिका से आता था। पर जुलाई 1941 को यूएस जापान को ऑयल सप्लाई करना बंद कर देता है और उसके सामने एक कंडीशन रखता है कि अगर जापान चाइना में अपना कॉलोनी वापस ले लेगा तो फिर अमेरिका जापान को फिर से ऑयल सप्लाई करेगा। पर जापान उस टाइम में एक पावरफुल कंट्री था और उसके साथ हिटलर का भी साथ था, तो इसलिए वो इस ऑफ़र को मना कर देता है और वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए बाद में इंडोनेशिया पर अटैक करने की कोशिश करता है। पर इंडोनेशिया पर अटैक करने से पहले उसे फिलीपींस पर कब्जा करना था क्योंकि फिलीपींस इंडोनेशिया के बीच में आता था और उधर यूएस कॉलोनी थी। जापान को पता था कि वो अगर फिलीपींस पे अटैक करेंगे तो यूएस नेवी का पर्ल हार्बर बेस उनको रोक सकता है। इसीलिए जापान की आर्मी एक प्लान करती है कि वो पहले यूएस नेवी बेस पर्ल हार्बर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस अटैक के बारे में किसी को पता ना चले, इसलिए वो इसके ऊपर सीक्रेटली प्लान करना शुरू कर देते हैं। जापानीज आर्मी 2 बैटल शिप्स, 39 सबमरीन्स, 30 डिस्ट्रॉयर्स और सरप्राइजिंगली 414 बम्बर एयरक्राफ्ट से रेडी था अटैक करने के लिए। उस तरफ अमेरिका के पास भी बहुत सारे रिसोर्सेज थे इस अटैक को डिफेंड करने के लिए। पर ये अटैक जापान की तरफ से इतना सीक्रेटली किया गया था कि अमेरिका के पास इसके बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं था और ये उनके लिए एक सरप्राइज अटैक होने वाला था। जापानीज आर्मी 8000 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं और जब वो पर्ल हार्बर बेस से 370 किलोमीटर दूर होते हैं वो अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च कर देते हैं। 7 दिसंबर 1941 सुबह 8 बजे 350 एयरक्राफ्ट्स पर्ल हार्बर के ऊपर 2 ग्रुप में डिवाइड होकर लगातार बॉम्बिंग करने लगते हैं। अमेरिका इस अटैक से बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। अमेरिकन आर्मी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है पर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। करीब 45 मिनट तक नॉन स्टॉप बॉम्बिंग करने के बाद ये 2 ग्रुप्स चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद 150 एयरक्राफ्ट्स और आते हैं और जो भी बचा कुचा होता है उसे भी तबाह करके चले जाते हैं। करीब 1 घंटा 15 मिनट तक ये बॉम्बिंग होता है और यूएस आर्मी एक तरह से पावरलेस हो जाती है। उस टाइम पे 20 वेसल्स, 8 बैटल शिप्स और 300 प्लेन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डोरिस मिलर जो कि यूएस नेवी के कुक थे, वो भी उस समय उधर मौजूद थे और वो अपने साथियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक ट्रेंड सोल्जर ना होने के बावजूद वो एंटी एयरक्राफ्ट गन पे जाते हैं और 6 जापानीज एयरक्राफ्ट्स को मार गिराते हैं और अकेले ही अपने कई साथियों को भी बचाते हैं। उनकी इस बहादुरी को देखते हुए अमेरिकन आर्मी उनको नेवी क्रॉस से सम्मानित करता है। इस अटैक के बाद अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो इमीडिएटली जापान के ऊपर वार डिक्लेयर कर देता है। अटैक के 3 महीने बाद तक अमेरिका अपने बेस को रिस्टोर करने में लगा देता है और चौथे महीने अमेरिका भी वही सेम अटैक टोक्यो के ऊपर कर देता है। करीब 400 से भी ज़्यादा अमेरिकन बॉम्बिंग एयरक्राफ्ट टोक्यो के ऊपर बम बरसा के टोक्यो को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इस हमले के 4 साल तक अमेरिका और जापान के बीच अनबन लगी रहती है। 6 अगस्त 1945 शाम के 8 बजे का टाइम था। बोइंग B-29 नामक एक एयरक्राफ्ट में 4400 केजी का लिटिल बॉम्ब नामक एक एटॉमिक बॉम्ब लेकर अमेरिका हिरोशिमा के ऊपर डाल देता है। ये बॉम्ब ज़मीन के 500 मीटर ऊपर फट जाता है और इससे ज़मीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है
और 80% टाउन जो है इसकी वजह से कोलैप्स कर जाता है और हजारों लोग इससे मरते हैं। इस एटॉमिक अटैक के 3 दिन बाद 9 तारीख को 4670 केजी का एक और एटॉमिक बम जिसका नाम था फैटमैन, उसे अमेरिका नागासाकी पर डाल देता है। इन दोनों हमलों से तकरीबन 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोग मरते हैं और इस हमले के बाद जापान बिल्कुल हार मान जाता है और फाइनली अमेरिका के सामने सरेंडर कर देता है।